प्रिय छात्रों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। आज बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो पेपर 2 है उसके लिए जो 300 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर के छठी एपिसोड और आखिरी एपिसोड भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 300 प्रश्नों की एक श्रृंखला विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है मॉडल क्वेश्चन के रूप में। और इसमें पहले से लेके 250वें नंबर तक के क्वेश्चन का आंसर 50-50 क्वेश्चन के एपिसोड के रूप में पिछले 5 एपिसोड में आपके समक्ष रखा गया है। जो यदि आप में से जो श्रोता अभी इसको सुन रहे हैं, इसके पहले नहीं सुने हो, तो आप हिस्ट्री कॉर्नर चैनल सर्च करके जा सकते हैं। वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नाम से, और उसमें 5 एपिसोड ऑलरेडी दिया है और आज की इस एपिसोड को भी मैं उसमें शामिल कर दूंगा। तो आप एक साथ क्वेश्चन नंबर 1 से 300 तक के प्रश्नों का आंसर देख सकते हैं। तो आज के इस छठे एपिसोड में हम क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 300 तक के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। इस बीच मैं एक अपील आपसे अन्य दिनों की तरह आज भी कर रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा है और आपको एक दिशा दे रहा है, आपके तैयारियों को ज़्यादा धारदार और ऊर्जावान बना रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें और इसको लाइक करें। और आपका जो भी कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन कुछ छात्रों को जिन्होंने कुछ प्रश्नों पर मेरे द्वारा भूलवश जो कुछ आंसर अलग दे दिया गया है उसके बारे में उन्होंने अपने कमेंट में बताया है, और फिर से रीचेक करके मैंने उन सारे आंसर को ठीक करने की कोशिश किया है, ताकि मेरा प्रयत्न ये है कि मैक्सिमम सही चीज़ आपके पास उपलब्ध कराया जाए। उसमें 1-2 प्रश्न पिछले एपिसोड में बताया गया है जो भूलवश जुबान फिसलने की वजह से मैं कोई और आंसर बता दिया हूँ। तो जब छात्रों ने उस पर ध्यान दिलाया तो फिर मैंने उसको करेक्ट किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पिछले एपिसोड में हुआ है। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैंने कमेंट बॉक्स में लिखा है। तो जो छात्र अब देख रहे हैं, पिछला एपिसोड देखेंगे या ये देखेंगे, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई सुधार है, रेक्टिफिकेशन है, तो रेक्टिफाई करके कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर लिखा गया है। तो मैं इसके माध्यम से आपसे अपील ये भी कर रहा हूँ कि प्लीज़ यदि आपको किसी क्वेश्चन में शंका हो तो आप उसका कमेंट बॉक्स ज़रूर देखें। उस कमेंट बॉक्स में उस आंसर को ठीक बताया गया है या जो सही आंसर है वो बताया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस एपिसोड में। ये जो छठा और आखिरी एपिसोड है, इस एपिसोड के पहला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 251 है, अब ये हमारे समक्ष आ चुका है। अब हम सीधे चलते हैं इस प्रश्न की ओर। ये जो पहला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम किस पत्नी से प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़कर कैथोलिक धर्म अपनाया था। इसमें कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, कुछ शब्द छूट गए हैं। मुझे लगता है कि यह प्रश्न यह होना चाहिए कि हेनरी अष्टम किस पत्नी से विवाह करने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़कर कैथोलिक धर्म अपनाया था। तो ये इसका जो सही आंसर, इसमें जो 4 ऑप्शन है, हार्वर्ड की कैथरीन, एन बोलोन, कैथरीन पर और क्लीवेज की एन, ये चारों हेनरी अष्टम की पत्नी रही हैं। इसमें जो एन बोलोन है, इसके साथ जो इसकी शादी हुई है हेनरी अष्टम की, वो उसके तरफ से एक दासी थी और उस दासी के साथ उसने विवाह किया था, और इसी शादी को लेकर उसके साथ विवाद हुआ था ये पोप के साथ, जो उसने उसकी शादी को अवैध करार दे दिया था बाद में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन बोलोन। अगला प्रश्न है कि हेनरी सप्तम और यॉर्क की एलिजाबेथ की 8 संतानें थीं, इनमें बचपन में ही किन 4 की मृत्यु हो गई थी। अब ये इस तरह का प्रश्न है, इसमें आपको सभी संतानों के नाम जानने होंगे और कब किसका डेथ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर मैंने देखा है कि उसमें ऑप्शन सी, एलिजाबेथ, एडमंड, एडवर्ड और कैथरीन। अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम के वसीयतनामा में उसके किसी वंशज को इंग्लैंड की राजगद्दी हेतु अयोग्य करार दिया गया था। इसमें पूछ रहा है कि हेनरी अष्टम के कौन से वंशज को कहा गया था कि वो इंग्लैंड की राजगद्दी पे वो शासन नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है उसकी बहन मार्गरेट के वंशज को, पोल परिवार के वंशज को, उसकी बहन मेरी के वंशज को और कैथोलिक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उसकी बहन मार्गरेट के वंशज को गद्दी से का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि महारानी मेरी और पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम में कैसा संबंध था। वे चाचा भतीजी थे, वे चचेरे भाई बहन थे, सौतेले भाई बहन थे। चार्ल्स पंचम मेरी के परनाना थे। एक्चुअली
जो ये महारानी मेरी हैं, या जिसको मेरी ट्यूडर भी कहा जाता है, और रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम, दोनों मौसेरे भाई बहन थे और चचेरे भाई बहन भी थे। पहले वो मतलब उनके पिता और चाचा दोनों जो सगे भाई थे, सगी बहनों से शादी किए थे। तो चचेरे भाई बहन भी सही आंसर है, और मौसेरे भाई बहन भी यदि लिखा होता तो वो भी सही आंसर होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चचेरे भाई बहन थे। अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम की किन 2 शादियों को पूर्णतः वैध माना जाता है? एन बोलोन और कैथरीन पर, आर्गोन की कैथरीन और जेन सेमोर। अगला ऑप्शन है जेन सेमोर और कैथरीन पर, और फिर आखिरी ऑप्शन है कैथरीन हावर्ड और क्लेवेज की एन। तो एक्चुअली जो हेनरी अष्टम है, इनकी 6 शादियां हुई थी, और 6 में से 3 शादी अवैध करार दे दिया गया था और 3 को वैध माना गया था। इनकी पहली शादी आर्गन की कैथरीन से हुई थी, दूसरी शादी एन बोलोन से, तीसरी शादी जेन सिमोर से, चौथी शादी क्लीविज की एन से, 5वीं शादी हावर्ड के कैथरीन से, और आखिरी शादी कैथरीन पर। तो इसमें जो 3 शादियां, आर्गन की कैथरीन, एन बोलोन और क्लीव्स की एन, ये तीनों शादियों को अवैध करार दे दिया गया। तो उस हिसाब से यदि आप ऑप्शन पे गौर करें तो पूर्णतः वैध शादियों की बात कर रहा है। तो जेन सिमोर, हावर्ड कैथरीन और कैथरीन पर, ये 2-3 शादियां ही वैध थी। तो उस हिसाब से ऑप्शन सी सही बैठता है कि जेन सिमोर और कैथरीन पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 256 कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 वर्षीय युद्ध की अवधि क्या थी? 1337 से 1453 ईस्वी, 1456 से 1450 ईस्वी, 1455 से 1450 ईस्वी, 1509 से 1547 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1337 से 1453 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड के सामंती युद्ध को किस नाम से पुकारा जाता है? वॉर ऑफ रोजेज, वॉर ऑफ फ्लावर्स, 100 ईयर वॉर और बोसवर्थ वॉर। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी, बोसवर्थ वॉर, जिसको बोसवर्थ का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें यॉर्क वंश और लंकास्टर वंश के वंशजों ने इंग्लैंड की गद्दी के लिए युद्ध किया था, और फाइनली जो लंकास्टर राजघराना था वो विजयी रहा था, और उसके हेनरी सप्तम ने 1485 ईस्वी में ट्यूडर राजवंश की स्थापना की थी और इंग्लैंड पे उसका शासन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 100 वर्षीय युद्ध डैश के बीच लड़ा गया? जापान और चीन, इंग्लैंड और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड और फ्रांस। अगला प्रश्न है कि कैथोलिक चर्च के शासन पर फर्डिनेंड और इसाबेला को किसने विराजमान कराया? एलेक्जेंडर, पोप ग्रेगोरी सप्तम, पोप पायस नवम, मेजरिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो एलेक्जेंडर छठा। इसमें ऑप्शन में आधा ऑप्शन दिया गया है, उसका नाम एलेक्जेंडर छठा, एलेक्जेंडर 6। ये 1494 ईस्वी में जो है कैथोलिक किंग और क्वीन के रूप में फर्डिनेंड और इसाबेला को घोषित किया था। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलेक्जेंडर। अगला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी में किस यूरोपीय देश में निर्विवाद राजशाही की स्थापना हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ऊपर के सभी। तो ये तीनों सही आंसर है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना किसने की थी? हेनरी सप्तम, हेनरी अष्टम, लुई 13वां, लुई 14वां। तो पहले लुई सीरीज के जितने भी शासक हुए हैं वो फ्रांस के हुए हैं, तो लुई 13वां 14वां इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बचता है हेनरी सप्तम और अष्टम। तो हेनरी सप्तम वो व्यक्ति था जिसने कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न जो है 262, इसके उत्तर को मैंने कई जगह ढूंढने की कोशिश किया लेकिन इसका प्रॉपर आंसर मुझे नहीं मिला है, तो इस प्रश्न का मैं कोई आंसर बताने की स्थिति में नहीं हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 263, पहला राष्ट्रीय बैंक कहाँ स्थापित हुआ? बेल्जियम, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो जो बेल्जियम में पहला राष्ट्रीय बैंक स्थापित 1850 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में 1800 ईस्वी में, इंग्लैंड में 1844 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। नेपोलियन के टाइम में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना वहाँ पे किया गया था। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों ने क्यों उपनिवेश बनाना आरंभ किया? खनिज पदार्थ प्राप्त करने के लिए, ईसाइयत के प्रचार हेतु, तैयार माल के खपत हेतु, ऊपर के सभी कारणों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, तैयार माल के खपत हेतु।
चूँकि औद्योगिक क्रांति में मूल रूप से क्या था कि जितने भी उपनिवेश बसाए साम्राज्यवादी देशों ने या औपनिवेशिक देशों ने, इनमें मूल काम इनका यही था कि वहाँ से रॉ मटेरियल, जो उपनिवेश था, उपनिवेश से रॉ मटेरियल लेकर वो अपने कंट्री में आते थे और अपने इंडस्ट्री में मालों को तैयार करके फिर से उसी उपनिवेश में वो बेचने के लिए जाते थे। तो उनका जो मूल उद्देश्य था कि तैयार माल के लिए बाज़ार की उनको आवश्यकता थी, और उसके लिए जो सही, चारों में जो सही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, तैयार माल के खपत हेतु। अगला प्रश्न है कि सड़क विकास प्रणाली का आविष्कार किया था मैकडम, मैटली, विटली, स्टेफन्स। तो ये जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मैकडम। मैकडम ने सड़क विकास प्रणाली की वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से इसने प्रयास किया था, और इसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि स्थलीय भाग में परिवहन को बढ़ावा मिला था, और इसने औद्योगिक क्रांति को प्रमोट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक खोजों और औद्योगिक क्रांति ने डैश को जन्म दिया, साम्राज्यवाद, विश्व व्यापार, औद्योगिक क्रांति, तानाशाही। तो इसका जो सही उत्तर मुझे लगता है वो है ऑप्शन ए, साम्राज्यवाद। बिकॉज कि औद्योगिक क्रांति और भौगोलिक खोज में मूल रूप से यही था कि अपने देश के अंदर उद्योगों में तैयार माल को दूसरे देशों में बेचने के लिए उनको बाज़ार की आवश्यकता थी, और इस बाज़ार स्वतंत्र रूप से व्यापार करना इनके लिए घाटे का, खासकर भारत के साथ जो स्वतंत्र व्यापार था वो अंग्रेज़ों के लिए घाटे का सौदा होता था। बिकॉज कि यहाँ पे श्रमिक बहुत सस्ते में उपलब्ध थे, इस वजह से। तो उस परिस्थिति में अपने को बाज़ार में बनाए रखने के लिए, अपने माल को खपत करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही था कि वो साम्राज्यवादी व्यवस्था को अपना लें, और जिस देश में को वो उपनिवेश बना रहे हैं उसकी अर्थव्यवस्था पे और उसके राजनीतिक सत्ता पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ले। अगला प्रश्न है कि किस घटना ने पश्चिमी देशों को पूरब के नए रास्तों को तलाशने के लिए विवश किया? कोलंबस की यात्रा के बाद, वेस्ट इंडीज़ की खोज, 1453 में तुर्कों के द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1453 में तुर्कों के द्वारा कस्तुनतुनिया, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो कस्तुनतुनिया पर जब तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया था, तो उसके बाद नए व्यापारिक रास्ते की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई थी, और उसी के बाद से नए रास्तों की तलाश के लिए पश्चिमी देश पूरब की ओर अलग अलग रास्तों से आया। उसी क्रम में 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है कि 1517 में पुनर्सुधार किसने आरंभ किया? जॉन कॉल्विन, मार्टिन लूथर किंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। अब अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से अपने उस अपील को दोहरा रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि हमारा प्रयास आपके तैयारी में थोड़ा भी सकारात्मक रहा है और आपके तैयारी को धारदार बनाने में, आपके तैयारी को सहज बनाने में, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में अगर इंच मात्र भी ये सहायक हुआ है, थोड़ा भी अल्प मात्रा में भी सहायक हुआ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना जो है एक सकारात्मक संदेश हम तक पहुंचाएं। अगला प्रश्न है कि मार्टिन लूथर के चर्च को क्या कहा जाता था? द प्रेस्बिटेरियन चर्च, द लूथरन चर्च, द कैथोलिक चर्च, और डी में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लूथरन चर्च। अगला प्रश्न है 270वां प्रश्न कि हेनरी अष्टम कैथोलिक चर्च से क्यों अलग हो गया? कैथरीन को तलाक देकर मेरी एन बोलोन से शादी का इच्छुक था। अगला प्रश्न है कैथोलिन पार से विवाह करना चाहता था। अगला ऑप्शन है एन बोलोन एक प्रोटेस्टेंट थी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर मुझे समझ में आ रहा है वो है ऑप्शन ए कि कैथरीन को तलाक देकर मेरी एन बोलोन से शादी करने का वो इच्छुक था, और ये एक तरीके से इसको प्रेम विवाह कह सकते हैं, बिकॉज कि एन बोलोन उनके राजमहल में एक दासी थी और हेनरी अष्टम ने उसे अपना विवाह किया था। अगला प्रश्न है कि 1536 के विद्रोह का क्या नाम था? किसान विद्रोह, बेलोर, एक्सलेसिएक्टिस्कस, द पिलप्रिमेज ऑफ ग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये क्या है, पिलप्रिमेज नहीं, पिलग्रिमेज होना चाहिए, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पिलग्रिमेज ऑफ ग्रेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड छठा के शासनकाल में चर्च के साथ क्या हुआ? नंबर 1
आंतरिक सरलता आई, नंबर 2 समाप्त कर दिए गए, नंबर 3 निरस्त कर दिए गए और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए आंतरिक सरलता है। उसमें तमाम सुधार किए गए थे और उसको बहुत सहज बनाने की कोशिश किया गया था एडवर्ड छठे के टाइम में, जो हेनरी अष्टम का पुत्र था। अगला प्रश्न है कि डेवॉन और कॉर्नवाल में क्यों विद्रोह हुए। लोगों को लगा कि क्रॉनमर कैथोलिक है, लोगों को अंग्रेजी में लिखित क्रॉनमर की नई पुस्तक नापसंद थी, लोग मानते थे कि कैथोलिकों का समन जरूरी है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बिकॉज कि हेनरी अष्टम द्वारा जब टैक्स बढ़ा दिया गया था तो उसके विरोध में 1557 ईस्वी में कॉर्नवाल में विद्रोह हुआ था। तो ये जो प्रॉपर कारण है कि हेनरी अष्टम के द्वारा टैक्स बढ़ाया गया था और इस 4 ऑप्शन में से ये 3 ऑप्शन में से कोई ऐसा नहीं है, तो उस परिस्थिति में हम चौथे ऑप्शन को टिक मार करेंगे जो है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मेरी ने क्या करने का निश्चय किया था। अंग्रेजी जनसामान्य और प्रार्थना पुस्तक को बचाना, इंग्लैंड के चर्च का प्रधान बने रहना, इंग्लैंड को पुनः कैथोलिक देश बनाना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंग्लैंड को पुनः कैथोलिक देश बनाना। मेरी ट्यूडर खुद एक कैथोलिक थी और वो बहुत प्रतिक्रियावादी शासिका उसको माना जाता है। एडवर्ड छठे ने और हेनरी अष्टम के समय जितना सुधार किया गया था उन तमाम सुधारों के विरुद्ध इसने अपना निर्णय दिया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड को पुनः कैथोलिक देश बनाना। अगला है एलिजाबेथ की धार्मिक नीति के लिए प्रयुक्त शब्द एक मार्गी, मध्य मार्गी, दोनों दिशाओं की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य मार्गी। अगला प्रश्न है रेकुसंट क्या है। इस प्रश्न का भी प्रॉपर आंसर मेरे पास नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जब ओलिवर क्रॉमवेल संरक्षक था लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। इंग्लैंड पुनः कैथोलिक देश बन गया, पहले से अधिक सख्त हो गया, धार्मिक पूजा पाठ पर प्रतिबंध लग गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी पहले से अधिक सख्त हो गया, बिकॉज कि वो मिलिट्री का व्यक्ति था। बाद में उसने मिलिट्री रूल लगा दिया था और पूरे इंग्लैंड को 11 सैन्य जिलों में विभाजित करके और उसके ऊपर शासन को स्थापित करने की कोशिश किया था। तो माना जाता है कि चार्ल्स फर्स्ट के समय में जो शासन व्यवस्था थी उसकी तुलना में ज़्यादा कठोर शासन व्यवस्था ओलिवर क्रॉमवेल के समय हो गया था। अगला प्रश्न है एलिजाबेथ युग की अवधि क्या थी। मैं पिछले 5 एपिसोड के प्रश्नों को उत्तर देने के क्रम में कई बार एलिजाबेथ के टाइम पीरियड को हमने दोहराया है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 1558 से 1603 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ के समय टावर ऑफ लंदन का प्रयोग किस रूप में होता था। एक खगोलीय अवलोकन मंच था, अनाज रखने का गोदाम था, कैद खाना था, राजसी बच्चों की पाठशाला थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कैद खाना था। इसमें तमाम जो विद्रोही लोग थे जो राजा के खिलाफ या एलिजाबेथ के उसकी शासन व्यवस्था के विरुद्ध जो लोग भी षड्यंत्र रचते थे या विद्रोही पाए गए उन सबों को लंदन टावर में बंद करके उनको या तो कैद रखा गया या उनकी फिर हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ का कार्यकाल अन्य ट्यूडरों की तुलना में अधिक था। जब 69 वर्ष की अवस्था में उसका देहांत हुआ उसने कितने साल शासन किया था। तो ये 1558 ईस्वी से शासन पर विराजमान थी और 1603 ईस्वी तक थी। तो उस हिसाब से 45 वर्ष इसका सही ऑप्शन है। 1603 में से जब आप 1558 घटाएंगे तो 45 आएगा और उस परिस्थिति में ये सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 वर्ष। विवाह एक सामाजिक कर्तव्य है। कई परिवार में यह जुनून का मुद्दा होता है। बड़े परिवार में अभिभावक सगाई तय करते हैं। सही जोड़ी के चयन में किस बात को अधिक महत्व दिया जाता है। संपत्ति, धन, वंशावली, प्यार। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वंशावली, क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि कहा जाता है कि बड़े परिवार में जो शादियां होती हैं वो ख़ानदान देखकर किया जाता है। तो ये ख़ानदान का मतलब वंशावली से है। तो इसका मेरे हिसाब से सही उत्तर सी होना चाहिए। वैसे ये प्रश्न बहुत मतलब इस पेपर के दृष्टिकोण से कहीं भी उपयुक्त नहीं है। तो एक सोशियोलॉजी का प्रश्न प्रतीत होता है। किसी भी एंगल से इसमें इंग्लैंड के साथ किसी जुड़ाव को इस प्रश्न में नहीं दिखाया गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 282वां प्रश्न है कि 1588 से पूर्व किस देश को विश्वास था कि उसके पास अपराजेय जहाज़ों का बेड़ा है। फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, नीदरलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी स्पेन। एक्चुअली 1588 में
एक आर्मडा का युद्ध हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने स्पेन को बहुत बुरी तरह पराजित किया था। और सच पूछिए तो इसमें इंग्लैंड की पराजित करने की स्थिति में उस समय नहीं था। जो स्पेन की जहाजी का बेड़ा था बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत प्रभावशाली था। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ था कि 1588 के आर्मडा के युद्ध में बहुत भयंकर तूफान आया था और उस तूफान में कई जहाजी बेड़े उसके नष्ट हो गए थे। तो बहुत बहुत क्या बोलते हैं, प्रभावकारी युद्ध लड़े बिना ही एलिजाबेथ इस युद्ध में विजयी रही थी। अगला प्रश्न है कि एलिजाबेथ की माँ कौन थी? अरागोन की कैथरीन, जेन सेमौर, कैथरीन हावर्ड, एन बोलोन। तो एलिजाबेथ एन बोलोन की पुत्री थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मेरी प्रथम की बहन कौन थी? इसाबेला, विक्टोरिया, एन एलिजाबेथ प्रथम। तो ये जो मेरी प्रथम थी वो एलिजाबेथ प्रथम की सौतेली बहन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब है कि इंग्लैंड और स्पेन के बीच प्रसिद्ध सामूहिक युद्ध कब हुआ था? मुझे लगता है ये सामूहिक नहीं सामुद्रिक होना चाहिए। नेवल कैपेसिटी से नेवल वॉर इसका मूल रूप से पूछने का ध्येय है, इसमें टाइपिंग एरर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 1588। 1588 ईस्वी में इंग्लैंड और स्पेन के बीच आर्मडा का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इंग्लैंड विजयी रहा था। अगला प्रश्न है कि अपने शासनकाल में कानून के द्वारा एलिजाबेथ किस चर्च को गठित पुनर्गठित किया? एंग्लिकन चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, कैल्विनिज्म, लुथेरन चर्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंग्लिकन चर्च। एक्चुअली एंग्लिकन चर्च हेनरी अष्टम ने अपने टाइम पीरियड में चलाया था और उसी में कुछ सुधार और पुनर्सुधार की जो ज़रूरत थी उसके पुनर्गठन की ज़रूरत थी जो एलिजाबेथ ने अपने टाइम पीरियड में किया था। और उसने बहुत मध्य मार्ग का अनुसरण किया था, न बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट को उसने अपनाया, न ज़्यादा एक्सट्रीम कैथोलिसिज्म को उसने अपनाया। बहुत एक मध्य मार्ग का रास्ता अपनाकर लंबे समय तक उसने लगभग 45 वर्षों तक उसका शासनकाल बड़े आराम से चलता रहा। 287वां प्रश्न जो है वो उसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। अगला प्रश्न है 288वां कि चार्ल्स राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानता था। इसका अर्थ है राजा का संसद के ऊपर अधिकार, राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है, राजा ईश्वर की भांति महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई नहीं। तो दैवीय सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है और एक समय बहुत से राजाओं ने इसको अपनाने की कोशिश की और वो बताने की बार बार ये बताने का प्रयत्न किया कि राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है। इस माध्यम से वो अपनी को जस्टिफाई करता था, अपने जो राजा के द्वारा जो मनमाने तरीके से जो निर्णय लिए जाते थे उस निर्णय के जस्टिफिकेशन के लिए जो चार्ल्स था वो राजत्व के दैवी सिद्धांत का को मानता था और बताता था कि चूंकि उसकी नियुक्ति ईश्वर ने किया है इसीलिए उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि 1640 में संसद का दोबारा बुलाने के चार्ल्स को क्यों बाध्य होना पड़ा? लिए शब्द छूट गया है, प्रश्न होना चाहिए कि 1640 में संसद का दोबारा बुलाने के लिए चार्ल्स को क्यों बाध्य होना पड़ा? ऑप्शन ए उसे क्रॉमवेल से लड़ने के लिए धन की ज़रूरत थी, उसे फ्रांस से लड़ने के लिए धन की ज़रूरत थी, उसे बिशप से युद्ध के लिए धन की ज़रूरत थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी बिशप से युद्ध करने के लिए धन की ज़रूरत थी। ये बिशप स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और वो बार बार विद्रोह की प्रवृत्ति उनमें थी और वो उसी से मुकाबला करने के लिए चार्ल्स ने को धन की आवश्यकता थी और इसके लिए उसने पार्लियामेंट की बैठक बुलाई थी। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स ने संसद पर युद्ध की घोषणा कब की थी? जून 1642, जुलाई 1642, अगस्त 1642, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी अगस्त 1642 ईस्वी। एक्चुअली 22 अगस्त 1642 ईस्वी इसका करेक्ट डेट है जब चार्ल्स ने पार्लियामेंट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गृह युद्ध के बाद चार्ल्स के साथ क्या हुआ? उसने स्कॉट वासियों से समझौता किया, वह अपनी पत्नी के साथ फ्रांस गया, उसने राजद्रोह का प्रयास किया और दंडित किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, उसने राजद्रोह का प्रयास किया और दंडित किया गया। जब आप ओलिवर क्रॉमवेल के भाषण को सुनेंगे जो उसके माने चार्ल्स फर्स्ट को जब उसको फांसी दे दिया गया था, उसके बाद उसने उसकी क्रूर आवश्यकता बताया था, तो उसी ने जो मिलिट्री का चूँकि वो ओलिवर क्रॉमवेल मिलिट्री से जुड़ा हुआ था और सैन्य न्यायालय में चार्ल्स फर्स्ट के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसमें उसको फांसी की सज़ा दी गई।
अगला प्रश्न है, संसद को बुलाए बिना चार्ल्स के शासन को किस श्रेणी में रखा जाए? संसदीय विशेषाधिकार, दैवी शक्ति, 11 वर्षीय उत्पीड़न, इनमें से कोई नहीं। तो जो चार्ल्स का शासन 1629 से 1640 ईस्वी तक का जो था, उसमें 11 वर्षों तक उसने संसद की बैठक नहीं बुलाया था, और उसको 11 वर्षीय उत्पीड़न कह लीजिए या 11 वर्षीय अनियंत्रित शासन, चूँकि संसद का उसके ऊपर नियंत्रण नहीं था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 वर्षीय उत्पीड़न। अगला प्रश्न है कि 1660 में किसे पुनर्स्थापित किया गया? राजशाही, टोरी दल का प्रभुत्व, सामान्य प्रार्थना की पुस्तक, धार्मिक विरोधियों की सहनशीलता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजशाही को पुनर्स्थापित किया गया कि जेम्स फर्स्ट को फिर से इंग्लैंड का राजा बनाया गया था। एक्चुअली चार्ल्स फर्स्ट जो था 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक उसका शासन था, और 1630 जनवरी 1649 को उसको फांसी की सज़ा देने के बाद 49 से लेकर 1660 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल और उसके पुत्र रिचर्ड क्रॉमवेल दोनों ने अपना शासन करने का प्रयास किया था। और फाइनली जब इन 11 वर्षों में उसके प्रयोगों से तमाम तरह के प्रयोग उन लोगों ने किया, जिसमें रम पार्लियामेंट है, बेयरबोन्स पार्लियामेंट है, इन तमाम प्रयोगों से जब ब्रिटेन की जनता खुश नहीं हुई, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो फिर से उन्होंने 1660 ईस्वी में राजशाही को इस्टेब्लिश किया और जेम्स सेकेंड को इंग्लैंड का राजा बनाने के लिए आमंत्रित किया और इंग्लैंड की राजगद्दी पे उसे बैठाया। अगला प्रश्न है कि पुनर्स्थापना काल की शुरुआत कब हुई? 1660, 1770, 1694 और 1760। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1660। अगला प्रश्न है कि पुनर्स्थापना काल में किसका शासन था? जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय, एडवर्ड छठा और चार्ल्स प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है जेम्स द्वितीय। 1660 से लेकर 1685 ईस्वी तक जेम्स द्वितीय का शासनकाल था। अगला है जेम्स प्रथम निम्नांकित में किससे संबंधित है? बहिष्करण बिल, पोप संबंधी बिल, मठों का विघटन और क्रिश्चियन बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। जेम्स फर्स्ट ने क्रिश्चियन बाइबिल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जेम्स फर्स्ट बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था और उसे ईसाई दुनिया का सबसे विद्वान मूर्ख की उपाधि भी दिया गया है। ये सब आप लोगों ने पीछे पढ़ा होगा किताबों में, या पिछले एपिसोड में मैंने इसके बारे में बताया होगा। अगला प्रश्न है कि जेम्स प्रथम के बाद इंग्लैंड की राजगद्दी पर कौन बैठा? जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, महारानी एन। तो पूछा जा रहा है जेम्स प्रथम का कार्यकाल 1603 से 1625 ईस्वी था। उसके बाद उसका पुत्र 1625 से 1649 ईस्वी तक शासन किया और उसका नाम था चार्ल्स प्रथम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स प्रथम। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन 1706 और 1707 की परिणति थी। चार्ल्स प्रथम का सिर काटा जाना, ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का सृजन, चार्ल्स प्रथम की गिरफ्तारी, मनमाउथ के ड्यूक का बहिष्करण। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम का सृजन। एक्चुअली उसमें 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मिला दिया गया था और इसे ही एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया। और वहाँ का शासन व्यवस्था जो ग्रेट ब्रिटेन में मूल उस में स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। तो इस तरह से यूनाइटेड किंगडम का सृजन हुआ। अगला प्रश्न है कैवेलियर्स डैश के समर्थक थे? राजा के समर्थक, गणराज्य के समर्थक, प्यूरिटन, गरीब जनता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजा के समर्थक। मुझे जैसा याद आ रहा है कि पिछले किसी एपिसोड में पहले भी ये प्रश्न आया था और मतलब ये इस प्रश्न की पुनरावृत्ति है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स द्वितीय को डैश के नाम से भी जाना जाता है? लॉन्ग शंक्स, द ब्लैक प्रिंस, द हैमर ऑफ स्कॉट, द मेरी मोनार्क। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरी मोनार्क। तो प्रिय छात्रों, इस तरीके से आपका ये जो था छठे एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 300 तक के प्रश्नों का हमने आपके समक्ष उत्तर दे दिया है। अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। परीक्षा के लिए आपको एक बार फिर से मैं शुभकामना देता हूं कि आप अच्छे से तैयार करें। आप
इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें, ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है तो इसकी महत्ता कम नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी पे निर्भर रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि इसके साथ साथ आप मूल जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें और पूरे विस्तार से पढ़ें, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हो और आपको बेहतर से बेहतर अंक आ सके। तो एक बार फिर से इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।